अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ 21 के साथ मैं हूं अबीर हुसैन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। 11 बज चुके हैं और हमारा शो स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आपको पता है कि हम हेल्थ से रिलेटेड जो हैं वो बातें कर रहे होते हैं। हमारे साथ हमारे पास पैनल पे जो है डॉक्टर्स मौजूद होते हैं जिनसे हम आपकी बताए हुए टॉपिक्स पर बात कर रहे होते हैं मेडिकल रिलेटेड। आजकल जैसे कि आपको पता है कि हर तरफ टेंशन्स हैं और लोग हर परेशानी का जो है हल ढूंढना चाहते हैं, और ख़ास तौर पर अगर डॉक्टर्स की बात की जाए, हेल्थ इश्यूज़ की बात की जाए, तो वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आई थिंक अब सोसाइटी में जो है वो ऐसा टाइम आ गया है कि क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, हर शख्स में जो है टेंशन से बीमारियां फैली जा रही हैं, लेकिन कहीं सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। लेकिन हेल्थ प्रोग्राम एक ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जहां पर आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलता है। सो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हम एक्सरे पे बात करेंगे। एक्सरे क्या होता है, क्या प्रोसीजर्स होते हैं और इसको किस तरीके से जो है इन्वायरमेंट में किया जाता है। सो हमारे साथ आज पैनल पे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सिकंदर रफ़ीक कुरैशी, जो कि डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री के साथ 30 साल से मुंसलिक हैं। जी हाँ, अब तक आपने जितने भी डॉक्टर्स को देखा है वो उनका ताल्लुक़ तो होता है, लेकिन ही इज़ द मोस्ट सीनियर डॉक्टर और इनके साथ एक्सरे स्पेशलिस्ट हैं। और साथ ही साथ ये भी मैं भी बताऊं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज में ये बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, तो उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है जी सर। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम कहूँगी हमारे शो पे। आपने अपना वक्त निकाला और आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं एक्सरेज के हवाले से। जैसे कि आपको पता है कि हर चीज़ की डिसएडवांटेजेस भी होती हैं और एडवांटेजेस भी होती हैं। तो सबसे पहले लोगों को ज़रा बताएं कि एक्सरे, लोगों ने सुना है, मैंने भी सुना है, होता क्या है एक्सरे? देखिए मैडम, एक्सरेज जो हैं बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह, इट जस्ट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इसके दो यूजेस हैं, एक थेराप्यूटिक और एक डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक का मतलब है कि हम मुख्तलिफ डिजीज़ या बीमारियां इससे एक्सरे से डायग्नोज करते हैं, और बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एक्सरेज हमें पता चलता है कि डिटेक्ट करते हैं कि अब नॉर्मल है और नॉर्मल से कितना हटा हुआ पर्टिकुलर डिजीज़ का वो शो करता है, उसको बताते हैं कि हेल्प टू द डॉक्टर कि दिस इज़ द प्रोबेबल डायग्नोसिस, और यह 2-3 डायग्नोसिस हैं, आप इसमें से कोरिलेट करेंगे कौन सा है। नंबर 1 एंड नंबर 2 इज थेराप्यूटिक यूज़ है एक्सरेज का, जिसमें इलाज, इसका मतलब है इलाज, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको एक्सरेज से हम ट्रीट भी करते हैं, लेकिन जनरली हमारी पब्लिक के लिए डायग्नोस्टिक का वैल्यू ज़्यादा है। बिल्कुल, आई थिंक ये मेडिकल टर्म है, लेकिन जो आम आवाम है, आम लोग हैं, वो इस चीज़ को डायग्नोज जो वर्ड होता है वो उससे ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, तो आप लोग इस चीज़ को लेते हुए एक्सरेज को करते हैं। तो डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि ये कहाँ इस्तेमाल मोस्टली किन एरियाज़ में होता है, और एक्सरेज करवाने की कोई पर्टिकुलर एज होती है? नहीं, देखिए एरियाज़ का तो कोई लिमिटेशन नहीं होती। यूजुअली एक्सरे सेंटर्स या तो अलोन भी होते हैं या विद द अदर डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ लाइक लेबॉर्ट्री, अल्ट्रासाउंड, और बहुत ही एडवांस सेंटर्स हैं तो सीटी स्कैनिंग, एमआरआई वगैरह भी होता है। लेकिन यूजुअली यू कैन ओपन योर सेंटर फॉर द एक्सरे अलोन एज वेल, और प्रीफरेबली वो किया जाता है जहाँ पब्लिक फ़्लो ज़्यादा हो, हॉस्पिटल्स ज़्यादा हो, पेशेंट फ़्लो बहरहाल ज़्यादा हो, पेशेंट फ़्लो। तो नंबर सवाल ये था। दूसरा आपने क्या पूछा? बेनिफिट्स में पूछना चाह रही थी, बेनिफिट्स क्या होते हैं एक्सरेज के, और इसकी एज लिमिट क्या होती है? एज लिमिट जो आपने इम्पोर्टेंट, वो एज लिमिट कोई नहीं होती। राइट फ्रॉम द डे 1 अप टू द 100 ईयर्स ऑफ एज हम कर सकते हैं। डिपेंड्स कि कहाँ इंडिकेटेड है, कहाँ उसकी ज़रूरत है। तो बेजा एक्सरे करना वो भी फ़ायदेमंद नहीं। आगे के क्वेश्चंस में हम आपको बताएंगे कि अननेसेसरी एक्सरेज करने को अवॉइड करना चाहिए, और दूसरी क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, लेकिन एज की कोई पाबंदी नहीं। तो नुकसानात क्या हो सकते हैं एक्सरे से? क्योंकि जाहिर सी बात है जिस चीज़ के फ़ायदे होते हैं उस चीज़ के नुकसान भी बहुत होते हैं। नुकसानात में ये है कि मेनली 2 किस्म के नुकसानात होते हैं, जिसमें एक तो होता है सोमैटिक। सोमैटिक का मतलब है पेशेंट की अपनी बॉडी को या टेक्नीशियन की अपनी बॉडी को क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड जो क्राइटेरिया हैं एक्सरेज की, अगर उनसे ज़्यादा आप डोज देते हैं एक्सरे का,
तो वो स्किन बर्न, फॉर एग्जांपल्स दे रहा हूँ, स्किन बर्न हो सकती है, खुदा न खास्ता बहुत एडवांस केस में ट्यूमर हो सकता है, कैंसर टाइप चीज़ें हो सकती हैं, ल्यूकीमिया हो सकता है। तो वन शुड बी वेरी लिमिटेड कि भाई ज़रूरत है नीलम नंबर 1। और डोज में क्या है जी, एक्सरे का स्टैंडर्ड क्राइटेरिया क्या हो सकता है? स्टैंडर्ड क्राइटेरिया मेरे ख्याल में इस फोरम पे हम बताएंगे तो कि सबके ऊपर से गुजर जाएगा, तो उसके लिए तो इसके रेडिएशन डोजेज होते हैं, रैम्स और रेड्स, उसके हिसाब से ईयरली फिक्स होता है कि इस बंदे को, इस टेक्नोलॉजिस्ट को जो काम करता है फलां इदारे में, वो उसको इससे ज़्यादा डोज नहीं जाना चाहिए। इसके लिए जो न्यूक्लियर मेडिसिन वाले वो बैजेस देते हैं जिसमें डोज आ जाता है कि इसने कितनी रेडिएशन खाई है। तो उस स्टैंडर्ड से अगर बहुत हटेगा, या वो टेक्नोलॉजिस्ट कह लें जो अपना प्रोटेक्शन नहीं करता, बैज नहीं लगाता, और स्पेशल एक्सरे, बड़े एक्सरे, आंतों के एक्सरे, बेरियम मील जिसको कहते हैं, बेरियम एनेमा, छोटी आंत के, बड़ी आंत के, उसमें अगर अपने आप को वो लेड नहीं पहनता, एप्रन, लेड एप्रन है, लेड गॉगल्स हैं, लेड ग्लव्स हैं, कोई प्रोटेक्शन नहीं, ऐसा ही करता जाता है धड़ाधड़, तो ही कैन बी इन डेंजर। इवन फॉरन तो पता नहीं चलेगा, इट मे बी आफ्टर ईयर्स। अच्छा, दूसरा जो साइड इफेक्ट है सोमेटिक का, उसको हम कहते हैं जेनेटिक। जेनेटिक का मतलब है उस वक्त तो पता नहीं चलेगा, उस नस्ल में पता नहीं चलेगा, अच्छा, और आइंदा जनरेशन में पता चलेगा कि उसके बच्चों में या उसके बच्चों में कैंसर हो गया, ल्यूकीमिया हो गया। तो अगर कोरिलेट करेंगे हम तो देखेंगे कि ये फला आदमी का प्रोफेशन एक ज़माने में ये था, एंड उसने ये बोरो किया और इट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू हिज जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन। ओके, तो यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा एहतियात करने की ये बहुत आम लोगों को पता नहीं होता, आम लोगों को पता नहीं होता, दे शुड बी कॉशियस अबाउट दैट। ठीक है, कि डोज का खास ख्याल हो। इसके लिए जहाँ कहीं भी कुछ ऐसे यूजलेस किस्म के एक्सरे सेंटर्स होते हैं जहाँ वो कोई क्वालिफाइड टेक्नीशियन को नहीं रखते, बस जिसको बटन दबाना आ गया, ऑन करना, ऑफ करना, बस ये टेक्नीशियन है जी, इसको रख लिया जस्ट फॉर सेविंग सम मनी। हालांकि उसके देखने सनद देखनी चाहिए कि उसने बाकायदा डिप्लोमा लिया है, क्वालिफाइड है नहीं, तो उसको सारी चीज़ें मालूम होंगी कि भाई किस तरह से मुझे एक्सरे करना है, किन चीज़ों की प्रिकॉशन लेनी है, तो वो इदारा सक्सेसफुल। अच्छा, आजकल ये भी होता है कि जाली डिग्रीज का सिलसिला बहुत ज़्यादा इन हो चुका है, जाली डॉक्टर्स भी आपको मिलेंगे, जाली डेंटिस्ट भी आपको मिलेंगे, और जाली एक्सरे करने वाले लोग भी आपको मिलेंगे। तो हम डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते कि भाई आप अपनी डिग्रीज दिखाएं हमें जाके, तो हाउ टू नो किस तरीके से हम पहचान सकते हैं, बोल सकते हैं आम आवाम की बात? बड़ा अच्छा इदारा आजकल है, सिंध हेल्थ केयर कमीशन। ओके, वो बाकायदा उन्होंने शुरू कर दिया है क्वैकरी के खिलाफ, एंटी क्वैकरी, और बाकायदा एक्सरे सेंटर्स को, डायग्नोस्टिक सेंटर को देखकर कि जी उनका रेडियोलॉजिस्ट क्वालिफाइड है नहीं, टेक्नोलॉजिस्ट क्वालिफाइड है नहीं, तो उन्होंने कई मिसालें ऑटोमेटिक उनको बंद कर दिया है, सील कर दिया है कि भाई जब तक आप प्रूव नहीं करेंगे, प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं होंगी और आपका रजिस्टर्ड नहीं होगा PNRA से, पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी से, वो ईयरली सर्टिफिकेट होगा है, तो आप ऑपरेट नहीं कर सकते, और आपका टेक्नीशियन बाकायदा क्वालिफाइड होना चाहिए, अंगूठा छाप नहीं होना चाहिए, अंगूठा छाप नहीं होना तो चाहिए। अच्छा, बस उसने खाली बस क्लिक, सांस रोको, सांस बंद करो, एक्सरे हो गया, जाओ भाई, बिल्कुल, दिस इज वेरी रॉन्ग। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएगा कि जब भी कोई फीमेल एक्सरे करवाने जाते हैं तो उससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यू नो इफ़ दैट वुमन इज एक्सपेक्टिंग और नॉट, तो जब प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं वो उनके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, हो सकते हैं एक्सरे के? अगेन बहुत फीटस के लिए, जो ग्रोइंग चाइल्ड है अंदर पेट में, उसके लिए बहुत मुज़र है। उसमें कोई डेवलपमेंटल डिफेक्ट हो सकते हैं जो कि पैदाइश के बाद पता चलते हैं या अल्ट्रासाउंड में पिक हो जाते हैं। जैसे ताज़ा तरीन एक बात आपको बताऊं कि हमारे एक दोस्त था, उसकी बीवी थी, कभी ख्याल नहीं किया, 2-3 दफ़ा शायद किसी औरंगी टाउन ऐसे इलाकों में जाते हैं, एक्सरेज वगैरह हुए हैं, कुछ किसी ने पूछा नहीं होगा कि भाई आप प्रेग्नेंट हैं नहीं हैं, तो एक्सपेक्टेंट मदर हो करते हैं। कल रात को मुझे पता चला, अच्छा, तो बच्चा डिलीवर हुआ, उसका एक हाथ नहीं है। तो जैसे ये कितनी बड़ी मिजरी आप सोचें, और ये सारी जिंदगी की मिजरी हो सारी जिंदगी की मिजरी। वन शुड बी वेरी केयरफुल कि एक्सपेक्टेंट मदर के लिए, बल्कि आजकल को तो बेहतर तरीका अच्छे सेंटर्स में ये है कि अगर
वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीने तो कोशिश करते हैं कि ये एक्सपेक्टिंग एज में है तो उसका एक्सरे नहीं करते, कि अभी ज़रूरी नहीं है, अपने डॉक्टर से कहो कि बहुत इम्पोर्टेंट है तो करते हैं, नहीं तो नहीं करते। इवन 6 मंथ तक अगर प्रेगनेंसी है तो केयरफुल रहना चाहिए। अगर लास्ट ट्राइमेस्टर में हो तो फिर इतना नुकसानदेह नहीं है। और दूसरी चीज़ कि सपोज़ जैसे आपने कहा अगर वो प्रेग्नेंट है भी बट उसको कोई चेस्ट की ऐसी सपोज पैथोलॉजी है कि उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है करना, तो उसके लिए फिर शील्ड करते हैं, लेड शील्डिंग करते हैं ताकि एब्डोमेन को शील्ड करेंगे, एब्डोमेन बचा रहे, रेज जो निकलते हैं मशीन से ट्यूब से वो एब्डोमेन तक न पहुँचें, बच्चे तक न पहुँचें। तो दैट कुड बी डन इन सम केसेस। वो हमें वे करना पड़ता है कि बेनिफिट ज़्यादा हैं या नुकसान ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू दैट वी डिसाइड। अच्छा ठीक है, जनरली कोशिश करके अवॉइड करें, आप उसका अल्ट्रासाउंड कर लें। अल्ट्रासाउंड कर लें। अच्छा, अमूमन ये भी होता है कि फ़र्स्ट वीक होता है प्रेगनेंसी का, लेडीज़ को पता नहीं होता और वो जाके अपना एक्सरेज करवा लेती हैं, तो क्या उस सूरत में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकता है। शेयर नेग्लिजेंस ऑफ द इदारा जहाँ पर काम हो रहा है वो उसको सबसे पहला सवाल रिसेप्शनिस्ट को या टेक्नोलॉजिस्ट को या अटेंडिंग रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर उसको पूछना चाहिए कि बेबी आपने लास्ट पीरियड कब आया था आपका, और आपका अभी मिस तो नहीं हुआ है पीरियड, आपकी एक्सपेक्टेड डेट क्या थी। अगर वो थोड़ा सा भी डाउट दिखाए तो उसको कहना चाहिए कि आपके लिए एडवाइस ये कि अभी आप ना कराएं। ठीक है, तो वन शुड बी वेरी केयरफुल। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि सीटी स्कैन और एमआरआई में क्या डिफरेंसेस हैं? देखिए, सीटी स्कैन जो है ना वो तो प्योरली अगेन रेडिएशन वाला मामला है, जैसे एक्सरेज हैं, लेकिन सीटी स्कैन हैज़ गॉट वेरी पावरफुल रेडिएशन, 1000 टाइम्स मोर देन नॉर्मल एक्सरे। ओके, जी हाँ, तो सीटी स्कैन के लिए भी ये है कि वही प्रिकॉशंस हैं जो इसमें थी कि भाई सारी चीज़ों का ख्याल रखना है और अननेसेसरी नहीं कराना है, क्योंकि उसमें रेडिएशन बहुत जाती है एंड दैट इज़ प्योरली रेडिएशन। अच्छा, दैट इज़ कंप्यूटराइज टोमोग्राफी स्कैनिंग या कंप्यूटराइज टोमोग्राफी एक्सरेज। अब आते हैं एमआरआई की तरफ। एक्सरे और एमआरआई में क्या मेजर डिफरेंस है? कोई है डिफरेंस? ये भी बताइएगा। बहुत बड़ा फ़र्क है। क्या? एमआरआई इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो इसमें प्योरली मैग्नेटिक फील्ड में होता है। ठीक है, तो इसका कोई ख़तरा नहीं है, अगेन के रेडिएशन का कोई ख़तरा नहीं। इवन जिन लोगों में जो प्रिकॉशन हम लेते हैं एमआरआई में कोई रिस्क नहीं, क्योंकि कोई रेडिएशन का रिस्क नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन डिफरेंस ये है कि हमारे पाकिस्तान में या डेवलपिंग कंट्रीज़ में एमआरआई इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव और सीटी एक्सरे से एक्सपेंसिव है, एमआरआई उससे एक्सपेंसिव है। ये समझ लेंगे अगर एक्सरे हम करते हैं अबाउट 700-800 में, तो अब सीटी स्कैन आपका कम से कम 10 फोल्ड होगा, 12-13 हज़ार में होगा। अगर उसमें कंट्रास्ट जो इंजेक्शन दिया जाता है तो और कॉस्ट बढ़ गई, और एमआरआई सीटी से अगेन कम से कम 5-6 गुना जो है महंगा होता है। ठीक है, ये भी बताइएगा कि डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री जो है कोई खास किस्म के पैकेजेस प्रोवाइड कर रही है एक्सरे से रिलेटेड? ये भी बताइएगा। ईसा लेबॉर्ट्री आजकल मैं ये प्राउडली कहूँगा कि जब से मैं इनसे अटैच्ड हूँ गुज़िश्ता 13 साल से, तो यहाँ पर वाहिद मेरे ख्याल में सेंटर है जो पेशेंट्स के बेनिफिट के लिए बड़े अच्छे पैकेजेस देता है। और मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ कि हर पेशेंट जो है 75% या 80% द पेशेंट्स गेट डिस्काउंट। डिस्काउंट कुछ कहे न कहे उसको दे देते हैं, या जो रिक्वेस्ट करेगा उसको तो डेफिनेटली दे देते हैं। इवन 20-30% एक्सरे में, हालांकि इतनी सेविंग नहीं है लेकिन उसमें भी 30% तक हम दे देते हैं कि गरीब आदमी हैं, इलाके बलोचिस्तान से आया है, सिंध से आया है, अफोर्ड नहीं कर सकता, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा रहा है, इतना कोई भी डिस्काउंट नहीं देता। उसके साथ क्वालिटी देना सबसे बड़ी बात है, क्वालिटी देना। और डिजिटल एक्सरे इमीडिएट उसने एक्सरे कराया, विद इन 3 मिनट उसके हाथ में एक्सरे भी के ले जाओ भी। अगर उसको विदाउट रिपोर्ट चाहिए तो उसी वक्त ले जाएगा, वेट फिल नंबर में कंसल्टेंट या डॉक्टर को दिखाएगा। अगर उसको रिपोर्ट चाहिए तो ही हैज़ टू लीव इट कि ऑकवर्ड टाइम रात वरा का होगा तो भाई कल ले लेना, सुबह को ले लेना। तो आई थिंक ये आप भले ऑब्जर्व करके देख लें, जितने भी सेंटर्स हैं फैसिलिटीज़ वाइज कह लें या डिस्काउंट वाइज, कोई भी इतना नहीं करता। जितने बड़े बड़े इदारे हैं वो तो पता नहीं कितना लेते हैं, पूछे ही।
अच्छा, जो लोग आपके पास एक्सरे करवाने आते हैं उनकी प्राइवेसी को आप इंश्योर किस तरीके से करते हैं? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। प्राइवेसी को ये कि देखें, अगर फीमेल को एक्सरे के लिए आती है तो उसको ये कहा जाता है कि अपने साथ एक फ़ीमेल अटेंडेंट आप अंदर आपके साथ होना चाहिए, या उसका हस्बैंड हो कोई तो होना चाहिए। एनीवे सम अटेंडेंट शुड बी देयर। ओके। बट सपोज कि पेशेंट अलोन आती है, उसके साथ कोई अटेंडेंट नहीं है, तो हमारे लैब में बहुत सारी फीमेल्स हैं, तो टेक्नोलॉजिस्ट, अटेंडेंट, हम किसी न किसी को कॉल करते हैं कि ड्यूरिंग ऑल द टाइम जब तक उसका एक्सपोजर हो रहा है, यू हैव टू रिमेन विथ हर, ओके। ताकि उसको कोई भी लोनलीनेस फील Moral ना हो support और हो। कोई भी अनटोवर्ड वाकया ना हो। नोबडी कैन से सो। दिस प्रोटेक्शन इज डेफिनेटली प्रोवाइडेड टू एवरी फीमेल। अच्छा, एक्सरेज के बारे में काफ़ी ज़्यादा मिथ्स भी हैं, तो आप मुझे बताइए कि आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप सीनियर हैं, तो लोग आपसे क्वेश्चंस करते होंगे कि एक्सरे करवाएंगे तो हमारे अंदर कुछ ऐसी ऐसी ख़राबी ना हो जाए, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो ऐसी कौन सी मिथ्स हैं जिससे आप रोज़मर्रा के ज़िंदगी में गुजरना आपको पड़ता है? लोगों के ऐसे क्वेश्चंस रिगार्डिंग एक्सरेज, व्हाट डू यू ख्याल थिंक? में आजकल के दौर में तो ऐसे बहुत बहुत ही कम होता है इस तरह के सवालों का पेशेंट के पूछने का। कुछ लिटिल परसेंटेज होता है, लेकिन उनको हम बताते हैं कि कोई मिस एडवांटेजेस है नहीं और कोई रिस्क है नहीं, अभी आपके फ़ायदे के लिए। हाँ, जो मैंने पहले आपको डिफ़ाइन किया कि कुछ प्रिकॉशंस जो हम लेते हैं उन केसेस में, वो तब पेशेंट को हम गाइड करते हैं कि भाई अभी मत कराएं आप, और इसका रिस्क भी है। अदरवाइज यूजुअली पेशेंट नहीं पूछता ये सवाल, तो पेशेंट नहीं पूछता, वो अच्छा, बेचारा रिस्क तो स्लिप रिस्क ले जो आता होता है। है वो आप मुझे बताइएगा, रिस्क कब कब क्रिएट होता है, खदशा रिस्क का कब कब होता है, ये भी बताइएगा। खदशा तब होता है, अब जैसे एक्सरे रूम है, अगर हाँ। जो अनऑथोराइज इदारे होते हैं, जब उनकी चेकिंग नहीं होती, उसूल ये होता है कि जब जहाँ एक्सरे का जनरेटर रखा हुआ है बिल्कुल। ऑन ऑफ करने वाला, उसके आगे एक लेड स्क्रीन होनी चाहिए। लेड स्क्रीन लेड होनी चाहिए। स्क्रीन 0.5 mm की। ठीक है। अगर लेड स्क्रीन है तो जो है ना, वहाँ से वो पास नहीं होगा, रेडिएशन पास नहीं होगा लेड गॉगल से। और उसके अलावा दीवारें जो होनी चाहिए, जिस कमरे एक्सरे रूम है उसमें भी हम लेड डलवाते हैं। अच्छा। यानी बिटवीन लेड डलवाया, उसके बाद फिर उस पर हार्ड बोर्ड या कोई खूबसूरत बोर्ड वगैरह चिपका दिया ताकि किसी को पता भी न चले। और एक्सरे के डोर में भी लेड होता है ताकि रेडिएशन पास ना हो, जो पेशेंट बेचारे बाहर बैठे हैं उन तक न पहुंचे। ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है तो उसको उस हिस्से को प्रोटेक्ट करने के लिए ठीक है। लेड शीट बांध देते हैं। और टेक्नीशियन के लिए भी वो ज़रूरी है कि लेकिन आजकल जितने अच्छे एक्सरेज हैं, जो मशीनें हैं, उनमें तो बेसिकली इतनी स्कैटर है, इतनी स्प्रेड नहीं होती रेडिएशन। फिर भी उसको अपना, अगर ऐसा एक्सरे है जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं साइनोग्राम होता है या फिस्टुलोग्राम, जिसमें कोई ज़ख़म हुआ, नॉन हीलिंग वूंड हुआ, उसमें दवा डालनी है। या जिनका बेरम एनेमा है, जिसमें एनस की जगह से ट्यूब डाल के करते हैं, तो उसमें पेशेंट ज़्यादा एक्सपोज होता है, क्योंकि एक करता है दूसरा उसका साथी वहाँ से मॉनिटर करता है, तो उसको पूरे हम लेड ग्लव्स पहनाते हैं, लेड गॉगल्स और एप्रन, ताकि वो बेचारा बचा रहे उससे। ये प्रिकॉशन सब हम लेते हैं। तो मेरे ख्याल में उसके बाद कोई अच्छा बाहर जो मेन डोर है एक्सरे का, उसके ऊपर एक स्टैंडर्ड वो पिक्चर होती है लगी हुई, डेंजर लिखा, आपने देखा हो डेंजर। बिल्कुल बिल्कुल। डेंजर रेडिएशन इन प्रोग्रेस, अगर उसमें ये भी लिखा रेडिएशन इन प्रोग्रेस, एक्सरे इन प्रोग्रेस, रेडिएशन प्रोग्रेस, तो अंदर मत घुसो भाई। अच्छा, उसके अलावा डेंजर लिखा है तो पहले नॉक कर परमिशन लेगा, कैन आई कम। अगर एक्सरे नहीं हो रहा हो तो ही कैन एंटर। तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, मैं आखिर में आपसे ये भी सवाल करूंगी कि अगर हम पुराने ज़माने को देखें और आज के हम जदीद टेक्नोलॉजी से भरपूर ज़माने को देखें, तो एक्सरेज में क्या डिफरेंस आप देखते हैं? आपके पास 30 सेकंड्स हैं। वेरी 30 सेकंड्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें ये होता है कि पहले जो एक्सरे होते थे ना, उसमें वो करते थे कि हम फिल्म एक्सपोज की, उसके बाद डार्क रूम में ले गए, अंधेरे में ले गए, फिल्म को पहले डिप किया डेवलपर में 2-3 मिनट, फिर ताज़ा पानी में, फिर फिक्सर में, उसके फिर पानी में, फिर सुखाने के लिए टांग दिया। इस प्रोसेस में 10-15 मिनट लग जाते थे जब तक तैयार हो फिल्म, आप उसको दे। फिर भी ड्राई नहीं होती थी, पेशेंट को कहते थे हाथ में पकड़ के ले जाओ। अब ये है कि आपका एक्सपोज हुआ, विद इन 2 मिनट्स एक्सरे ड्राइड फिनिश्ड कंडीशन में आपके हाथ में। ओके।
एक चीज़ में और मैं कहना भूल गया जो ईसा के बारे में, डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी में, आई थिंक दिस इज द एबल लीडरशिप ऑफ डॉक्टर फरहान ईसा, जिसकी वजह से उनके सिस्टम सारे के सारे माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो इन कराची, सिंध के कई शहरों में भी स्टार्ट हो चुके हैं, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, और प्रोसेस जारी है। सो आई थिंक दिस डिपेंड्स ऑन द लीडरशिप ऑफ द बॉस एज वेल। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ आज डॉक्टर सिकंदर रफ़ीक मौजूद थे। काफ़ी ज़्यादा इनका तजुर्बा है, एक्सरे की दुनिया में रेडियोलॉजिस्ट भी हैं ये। डॉक्टर ईसा के साथ भी जो हैं ये एसोसिएटेड हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अभी हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।